एवरीबॉडी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैपिंग का। ये हमारा पहला क्लास है, ये डेमो क्लास है हमारा। और जो हमारा प्रॉपर जो क्लास है वो आप देख रहे होंगे कि 5 जनवरी से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इस जो क्लास है वो किस तरह से होगी, अगर आप ये वाला हमारा पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग क्लास देखेंगे ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सिर्फ ये नहीं पढ़ाने वाले हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम देखेंगे कि डिजर्ट यहाँ पे है, तो सिर्फ हम लोकेशन नहीं बताने वाले हैं, उसका एक कोरिलेटेड जो रीजन है कि कौन सी कोल्ड वेव उधर से जाती है, कौन सी वार्म करंट उधर से जाती है, और कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहे हैं जिसके वजह से उस लोकेशन पे डिजर्ट है या कोई और मतलब समझ लीजिए लैंड है या कोई भी चीज जो सॉइल किस तरह का है, हम उस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो यूपीएससी है ना, सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये डेजर्ट कहाँ है, वो हमेशा डेजर्ट के साथ साथ उसकी जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको साथ में रिलेट करके पूछता है। चाहे वो मिनरल हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, चाहे नेशनल पार्क या जो वेजिटेशन है, वो हमेशा क्लाइमेटोलॉजी से इंटरैक्ट करके आती है। तो हमारा जो क्लास बेसिकली इसी तरीके से होगा। हम इसी तरह से पहले कंटिनेंट खत्म करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को तो डेमो लेक्चर डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका और अफ्रीका का 5 जनवरी को लेंगे, एशिया और वेस्ट एशिया का हम 8 जनवरी को, फिर यूरोप, और फिर ये लास्ट में क्या होगा कि हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसमें हमेशा लॉजिकल होगा कि कौन सी रीजन कहाँ पे है, क्यों रिफ्ट वैली है, क्यों ये यहाँ पे डिजर्ट एरिया है, क्यों यहाँ पे इस तरह का वेजिटेशन है। उस तरह से ही मैपिंग हम लोग को पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप रैंडमली पढ़ना सरेंगे ये पोजीशन, वो रिटेन भी नहीं होगा और आप लॉजिक लगा के नहीं कर सकते, जिसे आप इलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। बेसिकली वो होता क्या है, जब लॉजिकल वे से आप पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जब ऑस्ट्रेलिया का ये लेक्चर खत्म करेंगे आप, तो अब आपको पता चलेगा कि जो आपका इन लोगों की जो ज्योग्राफी है वो इस तरह से है कि ये वाला एरिया कोल्ड वेव के उसमें होता है, ये इतना दूर हो जाता है, और ये सारा प्लेटू और बहुत एंशिएंट है, ये वाला रीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे ईस्टर्न है। तो आप जब पढ़ेंगे, पूरी ज्योग्राफी जब समझ लेंगे, तब आपको पता चलेगा अगर ओल्ड प्लेटू है तो इसका मतलब वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे, अगर यहाँ कोल्ड वेव है तो यहाँ पे डिजर्ट ज्यादा होगा। तो ये सारे लॉजिकल वे में आपको पढ़ना है, तब जाके आपको मैपिंग बहुत क्लियरली याद रहेगी। अदरवाइज आप मैपिंग रिटेन नहीं कर पाएंगे, और वहां पे जो इलिमिनेशन है वो आपसे लग नहीं पाएगा। इलिमिनेशन लगता ही तब है जब आपको पूरी ज्योग्राफी सही से माइंड में होती है, तो आप गेस वर्क ये करते हैं कि यहाँ फोल्ड माउंटेन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे यंग माउंटेन होने का मतलब इस तरह का जो भी लॉजिक है, यहाँ पे बहुत जो बड़ी बड़ी खदानें हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का लॉजिक आपको आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जब आपकी बारी आएगी तो आपको पता है कि यहाँ जितना भी लैंड है वो बहुत ओल्ड लैंड है, इसका मतलब यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक लगा के आपके एलिमिनेशन भी लगेंगे। तो हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये आपको जिसको भी हमारा ये मैपिंग का ज्वाइन करना है, हम अभी आज वेबसाइट में भी इसको अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है तो इस पे कॉल कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा है हमने, ओनली 2500 रुपीज। ठीक है, तो ये है हमारा कोशिश होगा कि इसको उसके बाद जो है ये माउंटेन्स और ये सारा हम अपना खत्म करेंगे, और इनको भी पढ़ाने का तरीका अलग भी होगा कि किस कहाँ से ओरिजिनेट है, कैसे कैसे किधर जा रही है, वो लाइन डायग्राम के हिसाब से हम इसको समझाएंगे, ताकि आपको रिटेन होना में आसान हो और रिवीजन ज्यादा आसान हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो मैप। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसको सबसे पहले देखते हुए आपको क्या दिख रहा है, ये है आपका वेस्टर्न बॉर्डर। यहाँ पे कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। ऊपर भी यहाँ पे इंडियन ओशन, ये गल्फ ऑफ कार्बनटेरा, यहाँ पे आराफूरा, और ये सी है, वो दूसरे डायग्राम में हम आपको बाद में दिखाते हैं। अभी बेसिक आप समझने का जरूरत है। ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कोरल रीफ है। इसी जगह पे क्या होगा, आपको कोरल रीफ का जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहाँ पे होगा। ईस्ट इस तरफ पे कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। साउथ ईस्ट की तरफ से क्या है, तस्मान सी है। एक ये स्ट्रेट है यहाँ पे, बास स्ट्रेट। ठीक है, तस्मान स्ट्रेट जो सी है बेसिकली इस रीजन में हुआ, और ये
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट है। ये एक बेसिकली का आपका रफ फिगर मिलता है। मगर अब जो लॉजिकल आगे अगर आके देखें तो अभी आपको ये समझने का जरूरत है कि इसके वेस्टर्न साइड में कौन कौन सा कोल्ड करंट होता है। तो अगर अलोंग द वेस्ट साइड में देखें ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्शन वाइज, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है और ये करंट कौन सी है, मतलब कोल्ड होगी। अब कोल्ड करंट जब भी होती है तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इवेपोरेशन होके बादल बनना, क्लाउड नहीं बनेगा तो यहाँ बारिश नहीं होगा। हाँ समझ है। तो ये वाला जो बॉर्डर है तो मतलब एरिडिटी के वजह से इफेक्टेड होगा, और ये इतना लंबा डिस्टेंस है तो इसका मतलब कंटिनेंटली इफेक्ट भी होगा, मतलब जो कंटिनेंट इतना ज्यादा जो वाटर बॉडी से डिस्टेंस होता है उसके वजह से भी एरिडिटी होगा। तो ये कुछ फैक्टर है। मतलब क्या है, अगर आपका कॉमन सेंस जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो रीजन है वो क्या इफेक्टेड होने वाला है, डिजर्टिफिकेशन या कह सकते हैं एरिड रीजन होने वाला है। तो एक लॉन्ग कोस्ट जो है वेस्ट का वो क्या है, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो कि कोल्ड करंट है। तो ये स्टेबलाइजेस एयर, सप्रेस रेनफॉल, कंट्रीब्यूशन टू एरिड एंड डेजर्ट कंडीशन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट जो होंगे कोल्ड करंट प्लस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब ध्यान से समझिएगा, इसका जो लोकेशन है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में आता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो है यहीं से गुजरता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंकर यहां से गुजरता है तो आपको पता होगा कि डिसेंडिंग एयर कंडीशन होता है। अगर डिसेंडिंग एयर कंडीशन होगा तो वहां पे क्या होगा कि जो बादल बनना है या क्लाउड का फॉर्मेशन है वो नहीं होता है वहां पे, और बारिश के चांसेस खत्म हो जाते हैं, मतलब चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो करंट है ये वार्म करंट है। मतलब अगर वार्म करंट है तो यहां से इवेपोरेशन होगा और ऊपर की तरफ बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो यहाँ कोई बैरियर होना चाहिए जिससे ये टकरा के बारिश कर सके। तो यहाँ पे कोई एक पहाड़ी आपको आगे चल के पता चलेगा कि यहाँ पे ईस्टर्न हाईलैंड है यहाँ पे, तो जिससे टकरा के इस एरिया में बारिश होता है। ठीक है। तो आपको कॉमन सेंस क्या पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड बेसिकली डेजर्ट अफेक्टेड होगा, ईस्टर्न साइड जो होगा वो आपका फर्टाइल होगा, रेन वहां पे होगा। इसी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ देखेंगे ईस्टर्न साइड में है, ना कि वेस्टर्न साइड में है ऑस्ट्रेलिया के। तो वार्म करंट मॉइस्ट एयर ईस्ट कोस्ट फॉर्म कोरल सी, यहाँ पे कोरल सी आपको दिखाया था, तो तस्मान सी, यहाँ पे तस्मान सी दिखाया था। रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट ग्रेट बैरियर रीफ, वर्क विद द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज टू कॉज ओरोग्राफिक रेन। ये बात आपको समझ आए। यहाँ पे एक ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसी को बोलेंगे, ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं, तो जिससे टकरा के करती है। तो अभी जो चल रहा है हमारे इंडिया में कि इंडिया में जो चल रहा है कि ये जो अरावली है हमारी, ये इसी तरह का एक हाईलैंड बैरियर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इस रीजन में कोई बैरियर ना होने की वजह से यहाँ पे, तो ये जानते हैं आप डेजर्ट कहां तक बनता है, यहां तक डेजर्ट बन रहा है लगभग। आज इंडिया में क्या है कि इस अरावली होने की वजह से क्या है, ये डेजर्टिफिकेशन इसके आगे बढ़ नहीं पाता। मगर वही ये इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। आर्गुमेंट आपको अगर देना हो तो वहां पे आप दिखा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न बॉर्डर में कोई भी हाईलैंड नहीं है जिसकी वजह से डेजर्ट जो पेनिट्रेट होके बहुत डीप ऑस्ट्रेलिया में जा चुका है। वही अगर अरावली हमारे यहाँ पे क्या है कि तुरंत ही वेस्टर्न बॉर्डर जैसे ही स्टार्ट होता है, वहां पे होने की वजह से जो डिजर्ट है या जो डस्ट स्टॉर्म है आगे की पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अगर ये पेनिट्रेट कर गया तो ये चीज समझिएगा, जो हमारा जो वेस्टर्न एक्सटेंड है वो भी बहुत लंबा है, तो वो कहां तक डिजर्ट जाएगा ये कई जनरेशन बाद को पता लगेगा। कि पहले वाले को तो पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कोई अरावली था ही। हो सकता है यूपी बिहार तक को ये डेजर्ट कवर कर ले, कोई बड़ी चीज नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो छोटी सी अरावली है इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। वो आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे की टोपोग्राफी के। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप जब भी सब पढ़ लेंगे तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पे कोई भी हाईलैंड ना होने की वजह से जो कोल्ड करंट है, जो एरिडिटी है, वो डीप कंटिनेंट में पेनिट्रेट कर जाती है। जबकि इंडिया में क्या है, अरावली जो है वो
वेस्टर्न बॉर्डर के इनिशियल में ही आ जाती है, जिसके वजह से जो डेजर्ट है या डस्ट स्टॉर्म है इसके आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। किसी वजह से भी अरावली का एक्सटेंशन हुआ तो ये जो डेजर्ट है वो कितने एक्सटेंट तक आगे जाएगा ये फ्यूचर ही बताएगा, वो हम और आप नहीं बता सकते, मगर पॉसिबिलिटी हमेशा होगी कि बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर जाएगा। तो अब आपको एक चीज समझ में आई ऑस्ट्रेलिया का इस मैपिंग में कि ईस्ट वेस्टर्न साइड में क्या है, कोल्ड करंट है, ईस्टर्न साइड में वार्म करंट है। तो मतलब जो वेस्टर्न साइड होगा वहां पे क्या है, डेजर्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में क्या है, वार्म करंट है, तो मतलब रेनी, मतलब वेजिटेशन और जो हैबिटेशन है वो भी ज्यादा होगा। वेस्टर्न साइड में एरिडिटी है तो पॉपुलेशन स्पैर्स होगी, मगर ये भी ध्यान रखिएगा पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है ओल्ड प्लेटू है, ठीक है, ओल्ड है, यहाँ पे कोई भी फोल्ड माउंटेन नहीं है, यंग माउंटेन यहाँ है ही नहीं। तो मतलब यहाँ ये है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और आगे आइए, एक बहुत स्पेशल करंट है ल्यू विन करंट, वार्म ओशन करंट है, फ्लोज साउथवर्ड नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक्सटेंड एज फार एज तस्मानिया, एक्सेप्शन टू ग्लोबल रूट, वेस्ट को यूजुअली हैव अ कोल्ड करंट। यहाँ पे जो ये काउंटर करंट से चलती है यहाँ इक्वेटर वाली, ये यहाँ पे एक्सटेंड करके इधर फोल्ड होके इधर आती है, और यहाँ पे एक करंट बनती है जिसको लीव इन करंट बोलते हैं। ये यहाँ पे वार्म करंट की तरह आती है और ये पूरा तस्मानिया तक जाती है। ये इनेबल करती है, यहाँ पे आप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक है, इसी की वजह से मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ पे पॉसिबल हो पाया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट लिव इन करंट की वजह से हुआ है, ना कि कोल्ड करंट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको आर्गुमेंट में आ सकती है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया में है, किस लोकेशन पे है, ये क्वेश्चन हो सकता है, रीजन उसका वो पूछ सकता है। तो रीजन में ध्यान देखिए कि ग्लोबल एक्सेप्शन जो है कि इस तरह का कोई भी करंट किसी भी और कंटिनेंट में आपको नहीं मिलेगा, मगर ऑस्ट्रेलिया के केस में एक स्पेशल करंट है, लीव इन करंट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है, और ये वार्म करंट है, जिसके वजह से ही जो साउथ का जो जब एक्सटेंडेड पार्ट है ये यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाएगा, है ना। अब आते हैं एक ये सरकमपोलर वाला जो करंट होता है, जो कोल्ड करंट होगा साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिंग कूल कंडीशन टू साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन्फ्लुएंस तस्मानिया क्लाइमेट। मतलब जो ये तस्मानिया और इसमें जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होता है वो किसके वजह से होता है, ये है अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट की वजह से। साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म फीड्स वाटर इनटू ऑस्ट्रेलियन, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है, यही जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपने देखी थी जो पिछले वाले डायग्राम में, ये वो साउथ इक्वेटोरियल करंट ही उसको फीड करती है, मतलब उसी का वो एक्सटेंशन है, ठीक है। अब आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, बेसिकली उसको क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है अगर आप देखेंगे इसको 3 फिजियोग्राफी में डिवाइड कर दिया है। ये वेस्टर्न प्लेटू है, ये वाला, बीच में एक सेंट्रल लैंड है, और ये आपको बोला था ये डिवाइडिंग रेंज है, मतलब ये हिली एरिया है, मतलब बहुत बड़े बड़े हिली एरिया नहीं है, वही जिस तरह से अपना अरावली है, जो जिस साइज का अरावली है उसी साइज का एक प्रकार से है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अरावली का हमारी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लोलैंड, अब ये इस तरह का है कि 2 हाईलैंड है, सपोज करिए ये है वेस्टर्न प्लेटू, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके ये दोनों थोड़े हाई लेवल पे हैं, और ये इसका जो बॉटम है ये कंपैरेटिवली लो लैंड है इनके कंपैरिजन में, जिसको इसको सेंट्रल लो लैंड। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब ये इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का फिजियोग्राफी है, वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लो लैंड, ईस्टर्न हाईलैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टर्न प्लेटू। जो वेस्टर्न प्लेटू है, वेस्टर्न प्लेटू की एक बार डायग्राम आप देख लीजिए। अब ये समझिए, ये जो वेस्टर्न प्लेटू है, ये गुलाबी वाला जो है, पिंक वाला जो है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये जितना ये वाला कलर का दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, वेस्टर्न प्लेटू वाला एरिया है, ये सारा, ठीक। और ये बीच का एरिया क्या है, सेंट्रल लोलैंड।
और ये वाला जो रीजन है ये आपका ईस्टर्न हाईलैंड है, ठीक है, ये तस्मानिया है। तो अब बात समझ में आई। अब ये ध्यान से समझिएगा, इसको अगर देखें तो ये देखिए कहां तक एक्सटेंड कर रहा है ना, ठीक है। एक पॉलिटिकल मैप आप देख लीजिए इसमें। अब अगर आप इसको खींच दीजिए यहाँ पे, तो लगभग वेस्टर्न जो प्लेटू है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और सदर्न ऑस्ट्रेलिया तक पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो इसको हटाना होगा। तो आपको मैप के लोकेशन समझ में आ गई कि वेस्टर्न प्लेटू कहाँ है। लगभग वो 3 बड़े स्टेट को कवर कर रहा है। अभी पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे, लास्ट में आएंगे, ताकि आपको पॉलिटिकल मैप जब आए तो आपको विजुअलाइज हो सके कौन की चीज कहाँ किस स्टेट में होगी। तो वेस्टर्न प्लेटू इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कवरिंग रफली वेस्टर्न 2/3 ऑफ द कंटिनेंट। मतलब 2/3 कंटिनेंट जो है वेस्टर्न साइड से या पूरा कवर करता है। Mainly made of very old rocks, form a broad, gently undulating highland rather than the young founded. मतलब ये old स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा पेनिनसुला है ना, ठीक है, क्योंकि ये वहीं से टूट के आया है। तो पेनिनसुला जो है गोंडवाना, ये उसी स्ट्रक्चर का है, ओल्ड स्ट्रक्चर है। तो ओल्ड स्ट्रक्चर है, तो जिस तरह से हमारा जो पेनिनसुला है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, स्टेबल है, वॉल्केनिक एक्टिविटी कोई रिसेंट में नहीं हुई। तो सेम सिनेरियो आपका वेस्टर्न प्लेटू में भी लगेगा। तो एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इनटू द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने आपको अभी दिखाया। लाइज द वेस्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड का अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे। सेंट्रल लोलैंड इसी को बोलते हैं, ये वाले एरिया को, ठीक है। तो ये सेंट्रल लोलैंड के वेस्ट में है, ठीक है। और सेंट्रल लैंड में 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे चल के पढ़ेंगे, मुरे डार्लिंग एंड लेक आयरे बेसिक जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, यूपीएससी के लिए। ईस्टर्न एज ऑफन अपीयर्स एज स्कार्प्स और अपलैंड, नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। मतलब ये बहुत ही कोई एक रेंज टाइप का नहीं है, बहुत टुकड़े में टूटा हुआ, मतलब बहुत ही कहीं ऊपर होगा नीचे होगा, मतलब एक लैंड मतलब इवन नहीं है, इसका मतलब ये है। Why it is called as the oldest stable landmass, no young mountain? क्योंकि यूपीएससी इस तरह से घुमा के क्वेश्चन लॉजिक पूछेगा, क्यों ऐसा है, वो ओल्डेस्ट का कहलाएगा ये। नो यंग माउंटेन बिल्डिंग, नो रिसेंट टेक्टोनिक कोलिजन, लो सीस्मिक वोल्केनिक एक्टिविटी, लैंड के सेव बाय द वेदरिंग एंड इरोजन देन द अपलिफ्ट एंड द फोल्डिंग। यही कहानी आपके पेनिनसुलर इंडिया में होती है, सेम चीज यहां पे भी लगती है। इट इज नॉट अ सिंगल फ्लैट टेबल, इट इज अ प्लेटू सील विद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म कौन कौन से है? किम्बरली प्लेटू, पिलबारा प्लेटू, अहरम लैंड, हेम्सले रेंज एंड डार्लिंग रेंज। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो जितनी रेंज है इनमें ये प्लेटूज जो हैं छोटे छोटे यहाँ पे हैं। जिस तरह से साउथ इंडिया में देखेंगे कहीं और आयरन ऊन की माइन है, अलग अलग गोल्ड की माइनिंग होती है, जैसे कर्नाटका में थी आयरन की, तो आपकी गोवा इस तरफ है। तो अब समझने की बात है कि अगर इंडिया में है तो यहां भी ऐसा होगा। तो किम्बरले प्लेटू, पिलबारा, आयरन लैंड, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पेशल मिनरल्स पाए जाएंगे, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है। वो हम आगे बात करेंगे किस वजह से क्या है। जैसे पिलबारा में आयरन का माइनिंग बहुत ज्यादा है, इसी तरह से कालगुर्गी है, वहां पे गोल्ड का है। तो इस तरह से कई चीजें हैं। फेमस इरोजनल लैंडफॉर्म बिकॉज रॉक्स आर ओल्ड, इरोजनल डोमिनेट्स, इंसलबर्ग मोनोलिथ। यहाँ पे एक जो लैंडफॉर्म है स्पेशली उलूरू आयर रॉक्स करके है, क्लासिकल आइसोलेटेड मोनोलिथ। अभी हम मैप में भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक नुलर बार प्लेन है। इस सब ध्यान से आपको ये सब लोकेशन को याद रखना है, क्योंकि ये पूछ देगा, नुलर प्लेन भी पूछेगा और इसकी क्लाइमेटोलॉजी भी पूछेगा साथ में। क्योंकि यूपीएससी को आदत ये नहीं है पूछने की, जिस तरह से बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी, उसमें ये पूछेगा उलुलु आयर रॉक्स कहाँ पे है, ठीक है। मगर यूपीएससी पूछेगा आयर रॉक्स कहाँ पे है और ये क्यों इस तरह से बना हुआ है,
उसी तरह से नुलर बाल बोर जो प्लेन है वो उसका फीचर्स क्या है, तो ये कास्ट टोपोग्राफी है। जो कास्ट टोपोग्राफी में आपको पता होगा कि सिंक होल्स होते हैं, तो वो इस तरह का है। यहाँ पे कोई क्या होगा, ट्री नहीं होगा। जो रिवर्स होंगी वो इसी में जाके सबसाइड कर जाएंगी, आगे समुद्र तक नहीं जाएंगी। तो ये नुलर बाल प्लेन क्या है, सदर्न एज पे है, वास्ट है, फ्लैट है, लाइमस्टोन कास्ट टोपोग्राफी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक होल्स होंगे। तो वेस्टर्न प्लेटू में और क्या क्या होगा, यहाँ पे डेजर्ट होंगे, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट होंगे, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, टनामी डेजर्ट है। तो मतलब आप समझिए कि यहाँ पे वेस्टर्न प्लेटू में बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए। डेजर्ट है तो डेजर्ट क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, अभी हम वो भी बात करेंगे। एक दूसरा ये नुलर बाल प्लेन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उलुरु रॉक्स उतना नहीं है मगर फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए है। और यहाँ पे ये जितने भी प्लेटू हैं इनकी टोपोग्राफी और इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये लॉजिक आपको समझने के लिए जरूरी है, ताकि जो इलिमिनेशन का जो लॉजिक लगाते हैं आप ना, क्योंकि रियल में एग्जाम में वहां पे जाने पे बहुत कुछ याद नहीं आता है। तो आप जब क्लाइमेटोलॉजी उसका जो लॉजिक अगर जानते हैं तो बहुत सी चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए आगे, और ये आपको ये चीज ध्यान रखेगा, ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करके अरावली का अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो लॉजिक लगाने में आपको आसानी होगी। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे तिमोर सी है, वो सी की बात है। ये किम्बरली प्लेटू यहाँ है, हैम्बलस्टी रेंज या पिलबारा यहाँ पे है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर उसके बाद गिब्सन डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये यहां से पूरा ये एक्सटेंड करके यहां भी जाते हैं, मतलब इस ये वाले स्टेट में भी जाते हैं। इस स्टेट का नाम क्या है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये यहां भी पेनिट्रेट करके जाते हैं ये यहां से, ठीक है। तो इनका है, मगर जो आपको हाईलाइट करके दिखाया है हमने डायग्राम में वो इस तरह से है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट लिटिल सैंडी, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ये यहाँ पे पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है इनका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। उसी तरह से एक जो सिम्पसन डेजर्ट है, ये ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे है। ये इसका मेन रीजन क्या होगा, कंटिनेंट की वजह से, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसका यहाँ से। और दूसरा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सबसे नियरेस्ट यही डेजर्ट है, तो जिसके वजह से इसकी एरिडिटी का रीजन भी मोर लेस वही है। बट जब आपको पूछेगा तो ये कोल्ड करंट के साथ साथ इसके रीजन में कंटिनेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सबसे नियरेस्ट है। ये आयर रॉक्स के बारे में है। तनामी डिजर्ट यहाँ पे है नॉर्दर्न टेरिटरी में, ठीक है। ये नुलर बाल प्लेन है, ये डार्लिंग रेंज है। तो ये सारी लोकेशन आपको हमने मैपिंग में बता दी। अब इसके बाद आता है, अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो डेजर्ट है वो बेसिकली फॉर्म क्यों है। इसका एक रीजन, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं पूछेंगे कि विक्टोरिया डेजर्ट है तो ये क्यों, मतलब कहाँ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में रेयरली आने वाला है। आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सपोज करिए सहारा डेजर्ट, आप समझिए कि आपको कंपैरेटिवली में साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तीनों का क्या है कि कैप्रिकॉर्न यहां से जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या होगा, इधर के साइड में हमेशा डेजर्ट होगा, ठीक है। अब ये डेजर्ट होगा तो इनको कंपैरेटिवली भी पूछ सकते हैं आपसे, वैसे भी पूछ सकते हैं कि विक्टोरिया डेजर्ट है उसका क्यों या यहाँ पे डेजर्ट बना हुआ है, और अफ्रीका इनके कंपैरिजन में भी पूछ सकते हैं। तो इनका क्वेश्चन आपको क्या है कि आपको पूरी तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपका वो जो अक्सर आप सोचते हैं ना इलिमिनेशन, जो फालतू के लॉजिक लगाते हैं ऑल नन, ये सब से आप बचना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्लियर लॉजिक होगा कि यहाँ पे तो ये क्लाइमेट कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब यहाँ पे यंग प्लेटू कहाँ है या यंग फोल्ड माउंटेन कहाँ है, तो आपको पता ये है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन कोई लिंक करके आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो व्हाई डेजर्ट फॉर्म हियर, मच ऑफ द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहीं से पास होगी। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये वाली जब बेल्ट जहां पे पास होती है तो जो आपसे विंड उठती है इक्वेटर से वो यहाँ पे सबसाइड होगी तो सबसाइड वाली जो विंड होती है वो कोई बादल या इस तरह का चीज लेके नहीं, आज के पास इवेपोरेट
मतलब उसके पास इतना वाटर नहीं होता कि यहाँ पे बारिश करा सके। तो ये जो जोन आप देखोगे यहाँ पे, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखेंगे वहां पे भी डिजर्ट होगा, जो हमारा वेस्ट एशिया का डिजर्ट है, उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन में भी आपको डिजर्ट मिलेंगे। तो ये चीज आपको लिंक करनी है। तो ऊपर जब हम वेस्ट एशिया पढ़ेंगे तो वहां ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जब पास होती है तो उस रीजन में आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ये डेजर्ट मिल रहा है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वजह से। डिसेंडिंग एयर, नो कंडेंसेशन, क्लियर स्काई, हाई इवेपोरेशन, कंटिनेंटली फार फ्रॉम द मॉइस्चर। ऑस्ट्रेलिया में दोनों चीजें हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे समझ, यहाँ पे क्या है, एक तो वार्म करंट है पहला रीजन, दूसरा यहाँ पे कोल्ड करंट यहाँ से पास होती है, दूसरा ये एक्सटेंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिसके वजह से पहले तो कोल्ड करंट का भी इंपैक्ट है, दूसरा इंपैक्ट किस चीज का है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, तीसरा क्या है, ये इतना डिस्टेंस होने की वजह से अगर वाटर यहां से इवेपोरेट होके किसी वजह से आता भी है तो कितना पेनिट्रेट कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। यही चीज हमारे क्या है इंडिया में फायदेमंद चीज क्या है कि जो हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया जो है यहाँ पे, इंडिया को अगर माने वेस्टर्न साइड में, तो वहां पे क्या है, अरावली आने की वजह से जो ये एरिडिटी है बहुत लंबे अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई, बात समझ में आया। तो वहां पे अरावली का स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पे जो आपके जो अरेबियन सी से जो वहां पे जो मतलब जो आपका जिसकी वजह से मानसून आता है या बारिश होती है वो वहां पे हो जाती, तो एक प्रकार से ग्रीनरी वैसा हुआ है। मगर अगर किसी वजह से अरावली हमने काटा तो ये आगे पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का सदर्न बॉर्डर ये यहां तक है, पूरा ये यहां तक डेजर्ट का कवरेज है। आप समझ सकते हैं लगभग 2/3 जो ऑस्ट्रेलिया है वो डेजर्ट के कंपैक्ट में। तो अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि मेन डोमिनेंट यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, तो वो बेसिकली ड्राई कंडीशन, एरिडिटी वाला कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए आगे, कंटिन्यूटी फॉर फ्रॉम द मार्शन, लार्ज पार्ट ऑफ प्लेटू आर डीप इनलैंड, सो मॉइस्ट विंड लूज वाटर बिफोर रीचिंग द हेयर, रेन शैडो इफेक्ट, ये वाला जो रीजन है सबसे कम ये लास्ट में यूज करिए। सपोज करिए आपको कुछ ऑप्शन ऐसे दिए, वन, ये मान लीजिए एक ऑप्शन इस तरह से आए 1 2 4 2 3 4 1 2 4, ठीक है, और 2 3 4, ठीक है। अगर ये इस क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से तो आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला रीजन सबसे बाद में आता है 1 2 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ऑस्ट्रेलिया के एरिडिटी के लिए ये है। मगर जब 1 2 3 4 अगर दे दे तब ठीक है, मगर अगर तीन ऑप्शन में घुमाना स्टार्ट कर दे तो ये समझ लीजिएगा 1 2 और ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ईस्ट लैंड है, अभी अगर यहां से भी वाटर आता तो फिर यहां से फंस जाता, ये कितना दूर ले जाता। तो मेन रीजन यहाँ पे है, तो इसका जो मेन तीन रीजन है 1 2 ये 4 है, ये वाला रीजन सबसे लास्ट में प्रायोरिटाइज करिएगा अगर क्वेश्चन आता है और इस तरह से आपको कंफ्यूज करता है तब। ओशन करंट, वेस्ट साउथ कोस्ट एक्सपीरियंस कूल करंट एंड स्टेबल एयर दैट रिड्यूसेस रेनफॉल इन स्ट्रेंथनिंग एरिडिटी। तो आपको क्या करना है कि डेजर्ट की लोकेशन के साथ साथ आपको यह भी जानना है कि वो है क्यों। अब इस मैप में देखते हैं, ये है अरहम लैंड, ये किम्बरली ब्लॉक है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, नुलरबान प्लेन है, ये है आपका डार्लिंग रेंज, है ना, ये है आपका सिम्पसन डेजर्ट, ये आपके मैकडॉलन रेंज है, ये छोटी सी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये पिलबारा ब्लॉक जो है वो हैंसबलरी जो करके था ना, उसी में है ये जो पिलबारा पेटू ये हैंसली रेंज में ही है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट लोकेशन। ये साहुल सेल्फ और ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, जब वेस्ट एशिया पढ़ेंगे तो वहां से भी हम ईस्ट एशिया का जब इधर इंडोनेशिया और ये सब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे अभी। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशन। देखो, इंपॉर्टेंट लोकेशन जानने का मतलब है उसकी क्लाइमेटोलॉजी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी ये आंसर हल होंगे। क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है,
अगर पूछता भी है तो वो आपको अंडरस्टूड चलते हैं कि आपको पता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है। पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी कैसी है, क्या मेन फैक्टर हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं आपको जो क्लाइमेट है ये डेजर्ट है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से होने वाला है आपको। अब आइए सेंट्रल लोलैंड के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है ये आपको मैं ये दिखाना चाहता, ये पिनाकल डेजर्ट है। कालबुर्गी की मैंने बात की थी ना, ये यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं। ग्रेट विक्टोरिया, नुलाबार प्लेन, लेक आयरे, ये लेक आयरे आगे चल के हम आपको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आयर रॉक्स है आपका, तनम डेजर्ट यहाँ पे है, नॉर्दर्न टेरिटरी में है। ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू, बाकी सारा मैंने आपको ये डायग्राम में दे दिया, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं सेंट्रल लोलैंड। तो सेंट्रल लोलैंड जो है, एक मिनट रुकिए, डायग्राम कहाँ गया। सेंट्रल लोलैंड कहाँ है इसको देखिए, ये जैसे गया है, ये आपका हो गया वेस्टर्न प्लेटू, फिर ये ईस्टर्न हाईलैंड है, ये ब्राउन वाला, ये वाला जो एरिया है ये ग्रीन कलर से, ये है सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड मतलब इनका थोड़ा सा हाइट ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, मगर ये नीचे है कंपैरेटिवली, उससे इसकी हाइट नीचे है, जिसकी वजह से इसको सेंट्रल लोलैंड बोला गया है। इसके क्या फीचर्स हैं अब आइए देखते हैं। Central lowlands are broad low-lying basin regions sandwiched between two higher older regions. वेस्ट में वेस्टर्न प्लेटू है, एंशिएंट सील्ड है, और ईस्ट में ईस्टर्न हाईलैंड है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हाई है, इसका मतलब फोल्ड माउंटेन मत समझ लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में कोई फोल्ड माउंट यंग माउंटेन है ही नहीं। वेस्टर्न प्लेटू है ये, फिर ये नीचे का सेंट्रल लोलैंड होगा, यहाँ पे इसको हाईलैंड कर दिया है, लोलैंड है ये। ईस्टर्न हाईलैंड डिप्रेस मिडिल कॉरिडोर, ये मिडिल बीच का जो एरिया है वो डिप्रेस है कंप्लीटली। व्हाई कॉल्ड बेसिन? बेसिन का मतलब क्या होता है? लैंड सबसाइडेड ओवर जियोलॉजिकल टाइम, सराउंडेड बाय रिलेटिवली हायर लैंड, एक्ट एज ए कलेक्शन ऑफ ए सेडिमेंट एंड वाटर। मतलब बेसिन वो रीजन होता है जो जियोलॉजिकल के टाइम से धीरे धीरे नीचे की तरफ सबसाइड कर गया है, सराउंडेड बाय हाईलैंड है, और जो अलग अलग रिवर सिस्टम है उससे क्या है, सेडिमेंट एंड वाटर को कलेक्ट करता है। तो हमारे में भी आप बेसिन होगा, तो इसीलिए रिवर जो है उससे ज्यादा उसका क्या होगा, बेसिन रीजन। ये बेसिन इंडिया में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कहीं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो सेंट्रल लोलैंड्स एक्यूमुलेट रिवर बॉर्न सेडिमेंट फ्रॉम द हायर ईस्टर्न हाईलैंड, desert sediment from the western plateau. That's why flat और gently sloping terrain है यहाँ पे, thick alluvial and lacustrine deposits है। तो ये जो रीजन है इसका साउथ वाला रीजन, ये कंपैरेटिवली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा क्या होगा, मतलब फ्रेंडली मिलेगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो इसीलिए इस रीजन में आपको एग्रीकल्चर फूड बाउल जो एरिया होगा ऑस्ट्रेलिया का, वो सेंट्रल लोलैंड में पाया जाएगा। मेजर सब बेसिन इनसाइड द सेंट्रल लोलैंड। अब ध्यान से समझिए, सेंट्रल लोलैंड आर नॉट यूनिफॉर्म, दे इंक्लूड टू मेजर ड्रेनेज। ये दोनों ड्रेनेज को बहुत ईमानदारी से अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्पेशली लेक आयरे बेसिन को। इंटीरियर ड्रेनेज सिस्टम है, located north central Australia, one of the largest internal drainage basins in the world. Lowest point क्या है इसका, लेक आयरी है। अब समझिए ये लेक आयरी छोटा ये है आपका, और उसमें कई रिवर आती हैं। एक कूपर क्रीक करके रिवर आती है, नॉर्दर्न वाले ये डिस्ट्रिक्ट से, नॉर्दर्न टेरिटरी से। एक बार आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूं, इसमें नहीं है। ये लेक आयरे है, और एक मुर्ले डार्लिंग वाला भी होगा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये मुरे बेसिन हुआ, ये मुरे बेसिन है, और ये लेक आयरे बेसिन है। इसमें कौन कौन सी रिवर ऊपर से आएंगी, इधर से आएंगी, ठीक है। तो ये सारी सबसाइड करके इसी बेसिन में जाके यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब ये वाली जो रिवर होंगी ये ओशन में जाके एंड नहीं होंगी, जबकि मुरले डार्लिंग वाली जो आपकी होंगी रिवर, वो जाके साउथ
इस ओशन में जाके जाएंगी। ठीक है, अब आइए आगे। तो रिवर इसमें कौन कौन सी है? कॉपर क्रीक है, डायमेंसिया है, जियोर्जिना है। दीज रिवर डू नॉट रीच सी, इसी लेक में ही जाके खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, ये पूरे साल मैक्सिमम टाइम ये ड्राई होती है। ठीक है, मगर जो फ्लड है मोस्ट ऑफ ईयर इट इज ड्राई और सैलो। ड्यूरिंग रेयर फ्लड ईयर इट्स बिकम ह्यूज इनलैंड लेक। सॉल्ट रिमेन इवेपोरेशन साल्ट, मतलब ये पूरे टाइम मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ये एक प्रकार से ड्राई लैंड ही रहेगा। मगर जब फ्लड या बहुत ज्यादा बारिश होगा उस कंडीशन में ये जो रिवर्स हैं तब जाके यहाँ पहुंचती, मैक्सिमम टाइम ये पहुंचेंगे ही नहीं वहां तक। तो कूपर क्रीक है इज ओरिजिनेट्स इन द क्वींसलैंड। क्वींसलैंड क्या है? ऑस्ट्रेलिया का इधर ये क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड। Originate Queensland relatively wetter inland area compared to central desert. Forms stream lying Thompson and Barco. ये इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। As it moves toward the arid, rain decreases, evaporation increases, river channels become braided and discontinuous. Many year it failed to reach Lake Erie. ठीक है, इसी तरह से जो मुरली डार्लिंग वाला जो बेसिन है वो एक्सटर्नल ड्रेनेज है, lies in the southeast part of the central lowland, drains into southern ocean. Important river है मुर्रे डार्लिंग एंड मुर्रम ब्रिज। मैक्सिमम सपोर्ट जो एग्रीकल्चर है वो यहीं से होता है, मतलब फूड बाउल एरिया यही है ऑस्ट्रेलिया का। ध्यान से ये देखिए, मुर्रे बेसिन वाला एरिया है, यही यहाँ पे ही सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो कि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया का जो फूड बाउल एरिया है वेस्टर्न साउथ है, एक्सट्रीम वेस्टर्न साउथ है, या पूछ दे आपसे कि नॉर्दर्न वेस्ट है, तो इस तरह से आपको माइंड में लॉजिक लगाना है, क्योंकि वहां कुछ थोड़ी ना याद आएगा कि कहां पे मुरले। तो अगर आपको ये पूरी क्लाइमेटोलॉजी इसकी समझ में आ रही है तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो पॉसिबल ही, यहाँ इस एरिया में फूड बाउल होना पॉसिबल ही नहीं है, इस एरिया में फूड बाउल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मुर्रे डार्लिंग या इरे वाला जो रीजन है, ये वाला नहीं, ये वाला रीजन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे इलिमिनेशन कैसे लगेगा, वो इसी तरह से लगेगा। इलिमिनेशन बेसिकली नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है, वो जो बाकी आप बोलते हैं नन, वो सारा लॉजिक बेसिकली काम नहीं आता। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा, रियलिटी में नहीं आता। ये आपको ये दूसरा एक है, लूनाबार प्लेन, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, मैकडॉलन रेंज, तनाबी, ग्रेन सैंडी, लिटन सैंडी, हैम्सरली रेंज, किम्बरली प्लेटू। ठीक है, डार्लिंग रेंज, नुलाबार पे, ये ग्रेज आर्टिसिएशन बेसिन है और ये मुरले डार्लिंग वाला बेसिन है, ये वाला। ठीक है, तो ये है आपका, ये मेन रीजन हुआ वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई रिवर बेसिन जो रिवर्स है वो सीजनल क्या है? क्लाइमेट वेरिएबली लो, रेनफॉल लो टू मॉडरेट है, हाई रेगुलर अनप्रेडिक्टेड है, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स रिवर ड्राई अप हो जाती हैं, इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, हाई टेम्परेचर, फ्लैट टेरेन, स्लो फ्लो, हाई इवेपोरेशन लॉसेस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस, इंटीरियर लोकेशन बहुत ज्यादा है, मॉइस्ट विंड लूज एनर्जी बिफोर इट रीचिंग द डीप इनलैंड, रिवर फ्लो स्ट्रांगली ओनली आफ्टर हैवी रेन और द साइक्लोन। मतलब इनकी जो रिवर हैं मोस्टली ड्राई होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये यहाँ पे बात कौन सा क्या होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये लेक एरी बेसिन है, जिस तरह से एक बार अरल सी के बारे में पूछा है उसी तरह से लेक आयरी बेसिन के बारे में भी समझिएगा। तो ये क्या है कि वैसे ही नेचुरली ही हमेशा ड्राई रहती है, मगर जब फ्लड आता है, जब हैवी रेन होती है, उस समय जाके यहाँ पे ये लेक में पानी आता है, उससे पहले इसमें पानी नहीं होता। तो ये आपको दो एरिया इसमें सेंट्रल लोलैंड में समझने हैं। अब आता है ईस्टर्न हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये एवरेस्ट की तरीके फोल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, ये भी पूरी तरह से ओल्ड माउंटेन है। जिस तरह से हमारा औरावली है उसी तरह का रेंज है। Eastern Highland, commonly known as a great dividing range from the long and discontinuous belt of upland running parallel to Australia's eastern coast। मतलब ईस्टर्न कोस्ट में अगर आप ये देखो, ये पूरा यहां से स्टार्ट होके ये पूरा एंड तक पैरेलल ही चलता चला जा रहा है।
ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नॉट ए सिंगल माउंटेन chain है, a system of a plateau range and escarpment other than a young old fold mountain Himalaya but higher more rugged than the rest of the Australia। ये इसी प्रकार का जिस तरह से वेस्टर्न घाट में पहाड़ियां हैं वो उसी तरीके का ये ईस्टर्न हाईलैंड। It is a narrow elevated strip hugging the Pacific coast। Why does it run along the east coast? Geological reason है, formed by the ancient uplift faulting and long erosion। Tectonically ये quiet zone है। Why is to the source of the river? ये क्यों सोर्स है मैनी रिवर्स का? अब सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, वार्म करंट जाती है, यहां से जाएगी वार्म करंट जाएगी तो ये ऊपर की तरफ इवेपोरेट होके क्लाउड बनाएगी तो यहाँ पे इस रेंज से टकराएगी तो यहाँ बारिश होगा तो समझिए जो कुछ तो जाके रिवर क्या है, सीधे छोटी छोटी रिवर होंगी। तो इसका मतलब है जो ईस्टर्न साइड में जो रिवर है, सपोज करिए अगर यहाँ बारिश हो गई, अगर ये फ्लो होके जाएंगी तो ईस्टर्न साइड की छोटी छोटी स्ट्रीम्स होंगी, और जो बाहर इस तरफ जो पानी जब इकट्ठा होके जब इस तरफ से जाएगा तो ये यहाँ पे अलग अलग रिवर जो आपने अभी बिना मुरले डार्लिंग और ये सारा ये यहाँ पे पानी आना स्टार्ट होगा। तो अब समझने की बात है, ईस्टर्न जो साइड की जो रिवर होंगी वो बहुत ही छोटी होंगी, उनका कोई सिग्निफिकेंस उतना बड़ा मतलब लॉन्ग रिवर नहीं है ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका ये जो ईस्टर्न हाईलैंड है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज द सोर्स ऑफ अ रिवर? वाटर सेट फंक्शन, रेन एक्ट एज ए कॉन्टिन्यूअस वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर शॉर्ट स्टीप पेरिनियल पैसिफिक ओशन में चली जाएगी। वेस्ट इनलैंड फ्लोइंग रिवर जो है लार्ज जेंटल ऑफन सीजनल। सेंट्रल लोलैंड में जाने वाली रिवर हैं वो यहीं से आती हैं। फीड मुर्रे डार्लिंग बेसिन। मैनी ऑस्ट्रेलियन रिवर ओरिजिनेट इन ईस्टर्न हाईलैंड बट बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो मतलब समझ रहे हैं कि बिहेव अलग होगा, जो ईस्ट में जाएगी वो एकदम अलग होगा क्योंकि उसका जो स्टीप होगा बहुत ज्यादा हाई होगा बजाय कि इधर का। Why ईस्टर्न हाईलैंड रिसीव मोर रेनफॉल? सीधी सी मतलब है, यहाँ पे जो मॉइस्ट ऑनशोर विंड फ्रॉम द पैसिफिक, एयर राइजेस, फिर कूल होगी, कंडेंस होगी और फिर यहाँ पे क्या होगा, रेन होगा, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड receive high rainfall due to orographic uplift of the Pacific wind while interiors lying in the rain shadow area। अब आता है इंपॉर्टेंट फीचर, हाईएस्ट पीक जो है इसका माउंट कोसिक्सको है, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के भी नाम से, ब्लू माउंटेन, न्यू इंग्लैंड प्लेटू के बारे में देखते हैं। अब आइए, ये न्यू इंग्लैंड प्लेटू बेसिकली न्यू साउथ वेल्स के यहां पे है, ठीक है, और एक जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स यहां पे है और इसी रीजन में ब्लू माउंटेन है। ये देखिए, ये इसकी कुछ पहाड़ियां, इसमें से सबसे ज्यादा जो हाई रेंज है माउंट कोस्को करके है, साउदर्न ईस्टर्न न्यू साउथ वेल्स में। ये तो न्यू इंग्लैंड नॉर्दर्न में माउंट किस्को वाला मेरे को अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी किसी दूसरे डायग्राम में, हम आपको माउंट किस्को दिखाते हैं। तो ये आप इसी में से एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट में, बॉन्दी में अभी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ना अभी कुछ टेररिस्ट ने वहां पे बीच पे जाके बहुत ज्यादा गोलियां चलाई थी, काफी लोगों का डेथ हुआ। तो ये देखिएगा बॉन्डी बेसिकली इसी रीजन में है, न्यू साउथ वेल्स का जो रीजन है। एक मिनट, ये जो न्यू साउथ वेल्स का रीजन है यही कहीं पे बॉन्डी है, ठीक है। सिडनी, जी सिडनी है ना, सिडनी में ही बॉन्डी है, तो मतलब ये कोस्टल इसी यहीं पे जाके हुआ था जो अटैक हुआ था। तो अब क्या है कि बॉन्डी अगर यहाँ पे हुआ है तो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ के फीचर्स कैसे हैं। न्यू साउथ में वेल्स में सिडनी है, सिडनी के अंदर में ही बॉन्डी है। ये डीप नेचुरल हार्बर है सिडनी। मेन रिवर इसकी पारामट्टा है, हॉकस की नेपियन रिवर सिस्टम इसको बोलते हैं। तस्मान सी इधर, ये तो मतलब डीप नेचुरल हार्बर। पोर्ट जंक्शन रिया पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट जंक्शन है, वो रिया पोर्ट मतलब जो बहुत ज्यादा छितरे कटे फटे पोर्ट टाइप के होते हैं, मतलब जिनका जो पोर्ट होता है वैसे लाइन सीधा नहीं होता, बहुत ज्यादा ऐसे सिरेशन टाइप का होता है। ये रिया पोर्ट हो गया। पारामत्ता रिवन हॉकस की करके है ये,
ठीक है, ये इसके हाकोस्की नीपियन सिस्टम एक रिवर सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ये बोलते हैं जहां पे बहुत बड़ा डेल्टा या कह सकते हैं ये ड्रेनेज टाइप का पूरा चेन बनता है। ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा ये है क्या, ठीक है। जब पूरा खत्म करके पारामत्ता हॉस्किस नीपियन रिवर सिस्टम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, हो सकता है आपसे पूछने। तो लोकेशन हो सकता है आपको बॉन्डी आपने पढ़ रखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, बेसिकली ये सिडनी के बारे में पूछ दें, न्यू साउथ वेल्स के बारे में पूछ दें कहाँ पे है और इसकी क्लाइमेटोलॉजी कैसी है और इसके मतलब जो ये रिवर सिस्टम है यहाँ के बारे में पूछते हैं। तो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपको बेसिकली आपको वो बेसिक चीजें याद रखनी है जिससे आपका लिंकेज हो सके। ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड। माउंट किस्को इसी एंड पे ही पड़ता है, मैं आपको किसी दूसरे मैप में अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे ये जो हॉकेसबरी रिवर सिस्टम है इसके बारे में देख ही लेते हैं अभी, ठीक है। हॉकेसबरी नीपियन रिवर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया's लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्टल रिवर कैचमेंट है, फ्लोइंग फ्रॉम नियर द गोलबर्ग टू ब्रोकर बे नियर सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, encompassing the हॉकेसबरी नीपियन पिट वाटर एंड ब्रेन वाटर। मतलब कई रिवर आके यहाँ पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क सा बनाती हैं। ब्लू माउंटेन यूनेस्को फेमस साइट फॉर यूकेलिप्टस डाइवर्सिटी, वो इसी रीजन में है। मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो एरिया है ये पुकार का ये पूरा एक चेन बनाता है रिवर सिस्टम और जाके कहा पैसिफिक ओशन में ये ओपन होता है। इसी को नेपियन क्या इसको बोलते हैं, हॉकेसबरी नेपियन रिवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये हो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। हॉकेसबरी ये पूरा जो रिवर है पूरा एक चेन बनता है यहाँ मतलब, ठीक है। इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, हॉक्सबरी नेपियन रिवर सिस्टम है, यहीं पे है। हो सकता है आ जाए क्योंकि बॉन्डी पे यहाँ पे हुआ है, तो मतलब अब क्या है कि ये डायरेक्टली बॉन्डी ना पूछ के इसके साइड में अगर कुछ अगर पूछना चाहें तो ये है, ठीक है। अदरवाइज मतलब इनफ है इतना जानने के लिए हमारे। अब उसके बाद आते हैं हम ईस्टर्न हाईलैंड में, और एक माउंटेन वाला बच गया था ना, ये माउंटेन कौसी किसको, ये आप देख रहे हैं ये माउंटेन किसको, ये एंड में पड़ता है यहाँ पे माउंटेन किसको, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम डील करेंगे क्लाइमेट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्लाइमेट कैसा कैसा है ये हम बेसिकली डील करेंगे। ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लग जिस तरह से इंडिया में हर टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, तो यहाँ भी उसी तरह से इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है वो देखेंगे एकदम ज्यादा नहीं है बस थोड़ा थोड़ा ये इतना है। फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये यहाँ पे रीजन है क्वींसलैंड में, तो मतलब नॉर्दर्स्ट पार्ट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वहां पे क्या है ट्रॉपिकल है, ठीक है, और बहुत कम है, मेनली एरिड रीजन ही होगा। और ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है बहुत जरा सा है, ठीक है, तो मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी प्रेजेंट है। अब उसके बाद आता है ये सब ट्रॉपिकल, यहाँ वाला रीजन को बोल रहे हैं ये डिजर्ट। तो देखिए डोमिनेंट जो मेन अगर पूछेगा मेनली कौन सा है तो वो डिजर्ट वाला होगा। फिर ग्लासलैंड ये वाला रीजन है क्योंकि यहाँ पे आपने सेंट्रल लोलैंड देखा है तो यहाँ पे पॉसिबल है। फिर एक टेम्परेट रीजन, ये सारा टेम्परेट रीजन में है, बट ये थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे इनकी जो ऑस्ट्रेलिया का क्लासिफिकेशन है जो हमारी और बाकी जगह पे है, यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है। ये आप देख रहे होंगे ये मेडिटेरियन क्लाइमेट, एरिया विद मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो इस तरह का क्लाइमेट भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीज समझना है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में लगभग हर तरह का क्लाइमेट मिल रहा है, मगर डोमिनेंट कौन सा है, मेनली कौन सा सबसे ज्यादा क्या होगा आपका डिजर्ट होगा। उसके बाद ये ग्रास वाला मेरे ख्याल से होगा ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट। तो ये कोई आपसे सीक्वेंस नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा ही पूछेगा, और ये इक्वेटर और ट्रॉपिकल का है या नहीं है ये चीज आपसे ध्यान रखेगा। तो ट्रॉपिकल और इक्वेटर डोमिनेंट इसके नहीं है, इन चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रॉपिकल मेन होगा क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल का फॉरेस्ट ज्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ये आपका क्लाइमेटोलॉजी वाला हो गया, बाकी चीजें आप अब इसको मुझे क्लाइमेट के बारे में बताने का जरूरत नहीं है कि कौन सा कैसा क्लाइमेट होता है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, आप वहां से देखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब है कि आपका ये आपको पता है ना ल्यूविन करके जो नॉर्थ
जो कोल्ड करंट वार्म करंट थी जिसके वजह से मेडिटेरियन ये क्लाइमेट है। तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया कि कोल्ड करंट की वजह से है तब तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया नॉर्थ में है, ये अभी हम मैप में दिखा देंगे यार। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट मैंने आपको इनिशियल में दिखाया था आपको, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट, ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है। टॉरस स्ट्रेट आपको ऑस्ट्रेलिया और ये पपुआ नौ गिनी के बीच में है। बास स्ट्रेट मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। जोसेफ बोनापार्ट गल्फ, ये भी हम आपको मैप में दिखाते हैं। इसको देखते हैं हम मैप में फिर से, एक दूसरा मैप है बहुत ही सिंपल सा। ये गल्फ ऑफ कार्पेंटीना है, ये है। आराफुरू सी ये है, तिमोर सी ये है, ठीक है। जिस तरह से गल्फ ऑफ कार्पेंटीना ये है, यहाँ पे ये जो गल्फ है ना, इसी को जोसेफ बोनापार्ट गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो टॉरस स्ट्रेट आपको पता ही ऑस्ट्रेलिया और इधर पपुआ न्यू गिनी के बीच में है। ये है तस्मान सी, बॉस स्ट्रेट, ये सारे आपके हो गए, है ना। ये लोकेशन सारी इसमें मैप में हो गई। अब आते हैं ओशन। इंडियन ओशन कहाँ है? वेस्ट में है। सदर्न ओशन है, पैसिफिक ओशन आपको क्लियर है। कोरल सी, तस्मान सी, ये है कोरल सी और ये है तस्मान सी, ये। और उसके बाद है आराफुरू सी और तिमोर सी। आराफुरू सी ये है और ये तिमोर सी है, ठीक है। तो ये है लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के ओशंस की। अब आते हैं आगे। मुर्रे डार्लिंग बेसिन और लेक आयरी बेसिन आपको पता है, इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करते हैं। अब ग्रेट बैरियर रीफ जो है लोकेटेड ऑन क्वींसलैंड कोस्ट, प्रोटेक्टेड बाय कोरल सी, इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन करंट, ये बेसिकली इस रीजन में होता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ है और स्टेट को क्वींसलैंड बेसिकली है, तभी स्टेट के बारे में हम सबसे लास्ट में जाएंगे। यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, तो किस वजह से है? क्योंकि ईस्टर्न जो करंट आ रही है, ऑस्ट्रेलियन करंट, ये वार्म होती है तो सपोर्ट करेगी यहाँ पे ग्रीनरी को। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे। अब आइए आगे, बायोजियोग्राफी। यहाँ पे ध्यान से याद हो, मार्सोपियल सबसे डोमिनेंट यहीं पे पाए जाते हैं, बाकी जगह पाए नहीं जाते। मार्सोपियल डोमिनेंस है, मार्सुपियल दैट गिव बर्थ टू द हाईली अंडरडेवलप्ड यंग कंप्लीट, मतलब मार्सुपियल्स का मतलब होता है मैमल्स हैं। ध्यान से रखिए पहले ही, तो मार्सुपियल्स क्या है? मैमल्स है, ठीक है। मैमल्स के एक अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी है, वो हम उसमें डील नहीं करते। उसमें मोनोट्रिमेटा, मार्सुपियल्स इस तरह से है, उसमें क्लासिफिकेशन है उसका, वो अलग कहानी है। यहाँ पे मार्सुपियल्स का ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है उसका भी अपना एक रीजन है। व्हाई मार्सुपियल डोमिनेट्स इन रीजन? जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक मेन रीजन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है कि मेन का जो लैंड से लैंड मास था उससे अलग होके अलग उसका डेवलपमेंट होने लगा। यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेसेंटा कार्निवोरस टाइप के जो एनिमल्स थे, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हुआ, तो बिना कंपटीशन में इनमें इनका डेवलपमेंट हुआ है। गोंडवाना नो कंपटीशन। मार्सुपियल डोमिनेट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज आइसोलेटेड। डू नॉट कंफ्यूज विद द ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल का मतलब ये है कि इस तरह से मत समझिएगा कि ये ट्रॉपिकल में रीजन में होने की वजह से मार्सुपियल में है, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूज कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया का इस रीजन ये ट्रॉपिकल रीजन में इसलिए ऐसा है, तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी एग्जाम में हो सकते हैं। आइसोलेटेड है ना कि ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल रीजन बहुत कम ही है। मोनोट्रिमेटा भी यहीं पे पाए जाते हैं, मतलब ये जो मैमल होते हैं एग लेइंग मैमल्स है, और ये मैमल ही है, ध्यान रखिएगा। मोनोट्रिमेटा मैमल्स ही हैं। ड्राइवर्स बिफोर मार्सुपियल एंड प्लेसेंटा सर्वाइव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर एंड कंपटीशन, तो उसका भी वही रीजन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले अलग हो गया। गोंडवाना जो लैंड मास था वो मेन पैंजिया से अलग होकर उसका डेवलपमेंट हुआ, आइसोलेशन में हुआ। अलग कार्निवोरस डेंजरस एनिमल्स जो है अपर ग्रेड के वो यहाँ पे थे नहीं, तो बहुत इजीली इस तरह के मैमल्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता था, बाकी जगह ये पॉसिबल नहीं था। यूकेलिप्टस फॉरेस्ट देखेंगे, इकोलॉजिकल बैकबोन है। वाई यूकेलिप्टस डोमिनेट इन फॉरेस्ट? पहले थे यूकेलिप्टस फॉरेस्ट जो है ये जो आपका ब्लू माउंटेन रेंज और ईस्टर्न रेड वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लू माउंटेन्स पाए जाएंगे। फायर एडेप्टेशन थ्राइव ऑन पुअर एंड लीव
अब देखिए यूकेलिप्टस बेसिकली जो इसका प्लांट है वो फायर के लिए अडेप्टेबल और बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये तो ये अडेप्टेशन है यहाँ पे, मतलब ये जो प्लांट है बहुत इजीली ग्रो भी करता है, बहुत ज्यादा इजीली इस जगह पे सरवाइव कर सकता है। तो ये यूकेलिप्टस फॉरेस्ट बहुत ही बेटर है जहां पे फायर कंडीशन के लिए बहुत अडेप्टेबल होता है। एरिड कंडीशन है तो फायर लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ये पूरा अडेप्टेशन है वहां के लिए ये वाला फॉरेस्ट। इसके स्क्लेरोफिरस वेजिटेशन, ये मतलब है ड्राई एरिड रीजन में वो जिस तरह से आप हार्ड लीफ, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, लो न्यूट्रिएंट प्लांट, वाटर कंजर्वेशन, फायर रेजिस्टेंस के वजह से स्क्लेरोफिरस वेजिटेशन होता है। स्क्लेरोफिरस वेजिटेशन ड्राई एरिया वाले वेजिटेशन को बोलते हैं, जिसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लीव्स जो होंगी बहुत हार्ड होंगी, छोटी होंगी, थॉर्न्स होंगे, वही वाला इसको स्क्लेरोफिरस वेजिटेशन है ये। Australia's dominance of marsupial, survival of monotreme, presence of eucalyptus driven sclerophyllus vegetation together reflect an ecosystem shaped more by isolation, fire, nutrient states। मतलब ऑस्ट्रेलिया में तीन चीज क्या है, आइसोलेशन था, फायर से अडेप्टेशन की जरूरत थी, यहाँ पे फायर बहुत इजीली लगता है, और न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस है। इन तीनों की वजह से क्या है कि जो भी क्लाइमेटोलॉजी है या ये एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह का फॉरेस्ट सिस्टम है, वो इन तीन वजह से ज्यादा है कि सिर्फ क्लाइमेट जो वहां पे है वो, इसके साथ साथ बाकी ये सारे फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजर्ट लाइक क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्कोन कौन सा है, सिम्पसन डिजर्ट है ये, सी बिटवीन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया है। अब मिनरल ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पाए जाएंगे, इससे पहले हम पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। अब पॉलिटिकल मैप में समझिए ये 6 स्टेट्स हैं। ये आपका है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, ये यहां पे एक छोटा सा स्टेट देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल है, और ये तस्मानिया। ठीक है, अब आइए जरा इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। पॉलिटिकल मैप रिप्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नॉट अ फिजिकल रीजन। तो यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये वाला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक, पर्थ कैपिटल है इसकी, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिड इंटीरियर है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। इसकी जो कैपिटल क्या है, पर्थ है, वो बेसिकली कोस्टल एरिया यहाँ पे है, इसमें ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये पहला स्टेट हुआ। फिर उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल एडिलेड है, ओनली स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विद ऑल द मेन लैंड, हाईली एरिड इंटीरियर। ये आपका ये वाला अगर ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये वाला साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो इसका बॉर्डर देखेंगे बाकी सारे स्टेटों से मिल रहा है, न्यू साउथ वेल, विक्टोरिया, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, सबसे मिल रहा है। क्वींसलैंड क्या है, इसकी कैपिटल ब्रिस्बेन है, नॉर्थ ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन नॉर्थ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्वींसलैंड ये वाला जो है, यहीं पे आपने देखा होगा इक्वेटर वाला जो क्लाइमेट है एकदम टिप पे, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है। ठीक, न्यू साउथ वेल्स ये वाला एरिया है, न्यू साउथ वेल्स में ही सिडनी है, सिडनी में ही अभी बॉन्डी है, बॉन्डी में ही क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है। विक्टोरिया क्या है, कैपिटल मेलबोर्न है, ये वाले को बोलते हैं, स्मॉलेस्ट मेनलैंड स्टेट है। तस्मानिया जो है ये बेसिकली ये क्या है, आइलैंड स्टेट है इनका। तस्मानिया इज द ओनली आइलैंड स्टेट है ऑफ द मेनलैंड। अब इसका क्या है, टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, इसका कैपिटल डार्विन है। नॉर्दर्न टेरिटरी किसको बोल रहे हैं, ये इनका टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी, इसका डार्विन कैपिटल यहाँ ऊपर कहीं पे होता है। ठीक है, और उसके बाद एक जो टेरिटरी है, जैसे इंडिया में अलग अलग टेरिटरी होता है, इसी तरह से एक ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। 2 कैपिटल टेरिटरी है, और ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है, कैनबरा है। कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अंदर है, मतलब लैंडलॉर्ड कैपिटल है, ना कि आपका ये कोस्टल सिटी नहीं है आपका ये। तो नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी कैनबरा,
फेडरल कैपिटल, एक जर्विस बे टेरिटरी है जिसको अभी कोस्ट, ये मतलब ऑस्ट्रेलियन कैपिटल के लिए एक पोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जर्विस बे करके यहाँ पे दिया गया है इन लोगों को, ताकि यहाँ पोर्ट का मतलब हो सके इनके लिए। वो डायग्राम में कहाँ पे, यहीं पे एक आता है जर्विस बे पोर्ट है जो कि आपका ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अंदर में है। तो न्यू साउथ वेल्स के ही बाहर है, तो मतलब आपको समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो कैनबरा जो कैपिटल है वो लैंडलॉक है, ठीक है, विद इन द सिडनी बोल सकता है, ठीक है, या न्यू साउथ वेल्स बोल सकता है। तो ये बात समझिएगा कि कैपिटल सराउंडेड बाय क्या है, ऑस्ट्रेलियन सॉरी न्यू साउथ वेल्स होगा, ठीक है, उसके अंदर मतलब है, ठीक है, मतलब न्यू साउथ वेल्स के अंदर में होगा, मतलब उसका पार्ट नहीं है, वो अलग है, ठीक है। तो ये कैपिटल टेरिटरी है, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल टेरिटरी है, सराउंडेड बाय दिल्ली से सराउंडेड है, हरियाणा, दिल्ली क्या से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, तो ये जो सराउंडिंग है उससे रिलेटेड है आपका। तो ये दो आपके कैपिटल टेरिटरी, तो 6 आपके स्टेट्स हैं और बाकी ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं इनके। ये मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स के अंदर में ही ये क्या है, इनका ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, जो इस ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा यहीं पे है। और इसके लिए एक न्यू साउथ क्या नाम है इसका, नाम भूल जा रहा है, जर्विस बे टेरिटरी यहीं पे है। तो इसको यहाँ पे जर्विस बे टेरिटरी को यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल मैप खत्म होता है, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे मैप मतलब स्टेट तो नहीं पूछने जाएगा, मतलब ये 3 स्टेट काफी ज्यादा किससे, हेरिडिटी से अफेक्टेड होंगे। क्वींसलैंड बेसिकली सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, रिवर और ये सारे सिस्टम, यहाँ तक ग्रेट कैरियर रीफ भी है यहाँ पे छोटा सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट सॉरी इक्वेटर क्लाइमेट होगा, यहीं पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, और बाकी टेम्परेट वाला ये रीजन यहाँ से होगा, ये थोड़ा सा कहाँ पे इस रीजन में सॉरी यहाँ पे मेडिटेरियन है, यहाँ पे मेडिटेरियन है। तो इस तरह से आपका ये क्लाइमेट रीजन भी होगा, ये मेनली तो एरिड रीजन है। यहाँ पे क्या पे होगा, मुरले डार्लिंग वाला बेसिन होगा, इस एरिया में लेक एरी वाला होगा, ठीक है। आपसे कोई स्टेट नहीं पूछने वाला उन चीजों का, अगर जिस दिन पूछेगा उस दिन मतलब फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए उतना डिटेल में आपको जाने का जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका पॉलिटिकल मैप। अब आते हैं मिनरल, और ये कहां कहां पे कौन कौन से हैं। Australia is a stable ancient seal with a giant preserve ore system plus a long export-friendly coastline, so it become a global supplier of the bulk mineral, iron ore, coal, bauxite and critical minerals, lithium, rare earth and uranium। तो मतलब यहाँ पे आप समझिए कि जितना पुराना लैंड होगा उसी प्रकार से क्या होगा, इजिली मतलब आपको मिनरल्स वहां पे ज्यादा मिलेंगे। जिस तरह से हमारे साउथ इंडिया में ज्यादा मिनरल मिलते हैं बजाय कि कंपेरेटिवली के नॉर्थ इंडिया में, तो वो एक रीजन यहाँ पे भी है आपका। वाई ऑस्ट्रेलिया इज ए मिनरल सुपर पावर, जियोलॉजी इसका एंशिएंट है, जियोग्राफी डिजर्ट है, लार्ज सरफेस डिपॉजिट आयरन बॉक्साइट गोल्ड, अ मिक्स वाया ओपन कट मेथड इन द मैनी रीजन, गेटवे कोस्ट लाइन प्लस पोर्ट मतलब पोर्ट इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, बहुत इजीली पॉसिबल है। बल्क कमोडिटी नीड पोर्ट, ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट मॉडल्स बिल्ड अराउंड द माइन रेल पोर्ट कॉरिडोर। आयरन और जो पिलबारा हैमरस्ले आपको मैंने दिखाया था कहां पे ऊपर की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया इज अ टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, लिथियम भी यहाँ पे है, ग्रीन बुशेस और अदर स्पोडीमीन बेल्ट, ये एक प्रकार का हार्ड रॉक है, लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर विद मेजर हार्ड रॉक स्पोडीमीन ऑपरेशन इंक्लूडिंग ग्रीन बुशेस। गोल्ड ईग्रॉन गोल्ड फील्ड कालगुर्गी मैंने आपको दिखाया था मैप में, वो वहीं पे है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नीचे की तरफ में है ये। अब क्वींसलैंड क्या है, कोल और बॉक्साइट के लिए फेमस है, मेटलर्जिक है, कोल यहाँ पे होता है, बाउंस बेसिन है यहाँ पे, बॉक्साइट कोल प्यापा वीपा। सदर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे पॉलिंग मोटेलिक न्यूड्यूल्स हैं, स्ट्रेटजिक हब है, ओलंपिक डैम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फेमस पॉलीमेटेलिक डिपॉजिट, कॉपर एंड यूरेनियम एंड गोल्ड यहाँ पे है। तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। तो इस तरह से नॉर्दर्न टेरिटरी में यूरेनियम और बॉक्साइट है,
लिथियम प्रोड्यूसन ऑफ यूरेनियम। तो ये कोई यहां से ये नहीं पूछने वाला कि कौन से स्टेट में कहाँ है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग मिनरल अच्छे खासे होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा हर टाइप का मिनरल भी पाया जाता है, तो एक्सपोर्ट और भी अच्छा खासा होता है। यूरेनियम का भी एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसको 3 भागों में क्या पूछा है, विच ऑफ द आर अरेंज वेस्ट टू ईस्ट, तो आप आराम से कर लेंगे वेस्टर्न, ईस्टर्न और ईस्टर्न हाईलैंड। तो वेस्ट टू ईस्ट करना है तो ईस्ट में जाएगा वेस्टर्न, सेंट्रल, ये आराम से हो गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन बेस्ट डिस्क्राइब यंग फोल्ड माउंटेन, नहीं होगा। वॉल्केनिक माउंटेन नहीं होगा। ओल्ड इरोडेड हाईलैंड होगा, ये बेसिकली आंसर है। माउंटेन कॉस्कीज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ईस्टर्न हाईलैंड में होगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट लाइज इन द फॉरेस्ट ईस्ट इन द सिम्पसन डेजर्ट, ईस्टर्न में होगा, ये सबसे ज्यादा आपको देखा था आपने। Why are most Australian river are non-perennial, low relief, low rainfall, high evaporation? 1, 2, 3, 4. Murray-Darling regions mainly drain into the Southern Ocean. Which factor most explain the higher rainfall on the Australian eastern coast? Warm ocean current, trade wind plus Great Divide Range. This is the answer. Great Barrier Reef lies in the coast of Queensland. Which of the following current flows along the Australia eastern coast? Agulhas eastern East Australian current हो गया। Mediterranean climate in Australia होगा साउथ वेस्ट में होगा ये। Which of the following seas in the north of sea, Arafura Sea, line in the mostly 20 या 60 10 to 40 ये वाला होगा। Which of the which vegetation type dominates Australia, Central Asia? Central Australia, तो ये बेसिकली आपका डेजर्ट स्रबी होगा। Which of the best fact explain the aridity of the Western Australia? Cold ocean current. Which of the following desert in the largest in the होगा Great Victoria? Australia's interior is sparsely populated due to days gitter, desert climate, poor soils, lack of perennials. Select the correct answer. तो इसमें आपका ये आंसर हुआ। Which of the following winds bring rainfall to northern Australia during summer? Southwest monsoon. Which of the following island line in the south of main Australia? तो बेसिकली तस्मानिया होगा। ये आपके सिंपल क्वेश्चन हुए, मगर अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि अब कुछ टफ क्वेश्चन देखते हैं। एरिडिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, तो एरिडिटी ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपसे बोला था माउंटेन से ज्यादा उसकी कंटिनेंटल कंडीशन जितना है, कोल्ड करंट और उसका जो सब ट्रॉपिकल जोन में होना, कैप्रिकॉर्न का बीच से पास होना मेन रीजन है, बजाय कि उसका माउंटेन। तो ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। कोल्ड करंट, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम द मॉइस्चर बेयरिंग विंड, ये तो तीनों हो गया। आइडेंटिफाई द रीजन इन ऑस्ट्रेलिया, अगर यहाँ पे सोचिए माउंटेन कर देता, या कह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं रेन शैडो एरिया अगर होता यहाँ पे, ठीक है, तो वो उससे ज्यादा ये 3 इंपॉर्टेंट ज्यादा है बजाय कि रेन शैडो। आइडेंटिफाई द रीजन इन ऑस्ट्रेलिया lies on the western margin content, receive winter rainfall, experience dry summer। मतलब ये मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात कर रहा है। अब मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पता होता है आपको पता है, साउथ वेस्ट में होता है ये मेडिटेरियन क्लाइमेट। और दूसरा क्या है, क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइज क्लोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक्सपीरियंस हाई प्रेशर सबसिडेंट, हैव अ स्पार्स वेजिटेशन एपिफेरल लीवलेट। Which region is most likely to be high pressure, sparse vegetation, epiphyral vegetation? तो इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न प्लेटू इंटीरियर आंसर हो गया इसका, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट। वेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोल्ड करंट, सही है। मोस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया इज पेरिनियल, गलत है, एफिमेरल होता है। तो मतलब अगर 2 अगर हम हटा दें, ये गया तो आंसर सिर्फ 1 और 3 बचा। ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट ओनली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप उसका आंसर आप अपने कमेंट में दे दीजिएगा हमें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, हेरिडिटी ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज प्राइमरीली ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल बेल्ट, कोल्ड ओशन करंट, डिस्टेंस फ्रॉम मॉइस्चर बियरिंग रिबन, रेन शैडो ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ए रीजन इन द ऑस्ट्रेलिया शोज हाई वेरिएबल annual rainfall, even that flow only during real flood regions, salt plain and ephemeral lakes की बात कर रहा है। तो ये कौन सा रीजन होगा, ये आपको बताना होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, which combination most effectively explain why Western Australia does not receive heavy rainfall despite being coastal? ये आप अपना दे दीजिएगा आंसर इसका। चौथा क्वेश्चन क्या है, consider the following: Great Dividing Range blocks the monsoon wind from reaching interior Australia. Northern Australia receive rainfall mainly from seasonal reversals. South Australia receive mainly from westerlies. Australia experienced one of the largest rainfall variability mainly because of cyclic storm occur throughout the year. Strong influence event frequent orographic rainfall, uniform pressure belt. Which of the following desert lies close to the Tropic of Capricorn? ये मैंने आपको भी लेक्चर में बताया ही था। Dominance of sclerophyll vegetation in most of the Australia is the best explained by, ये आप बताइए क्यों होता है ये। Assertion reason का क्वेश्चन है, East Australia receive more rainfall than Western Australia. Eastern Australia influence है warm ocean current and orographic lift है। 9th क्वेश्चन क्या है, which of the following is not correct about the Australian climate? Subtropical high pressure belt dominate interior. Cold current enhance aridity on the west coast. Great dividing range create extensive air shadow desert. Northern Australia receive monsoon rainfall. तो इन ये 1 से लेके 9 के क्वेश्चन के आंसर आप खुद देंगे कमेंट में। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का खत्म। कुछ जो चीजें बच जाएंगी वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर अफ्रीका का लेंगे उसमें हम डील कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और ये जिसको भी मतलब आपको जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा जो मेन है, हमारा जो कोर्स है वो 5 तारीख से मैपिंग का स्टार्ट हो रहा है। आपने ये लेक्चर करके समझ ही गए होंगे कि किस अप्रोच से हम मैपिंग को डील करेंगे। पूरा कंटिनेंट वाइज देंगे, कौन कौन सा क्या रीजन है उसका लॉजिक के साथ करेंगे, क्योंकि आप में सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कौन कहाँ पे है, वो हमेशा क्लाइमेटोलॉजी उसके कंडीशन से हमेशा जुड़ा होगा। ये 5 तारीख से हमारा स्टार्ट हो रहा है ये सारा चीजें। ये वेबसाइट पे हम आज शाम तक इसको अपलोड कर देते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। फिर हमें बताइए कि कैसे आगे का आपकी क्या क्वेरी है, क्या रिलेटेड है। जो भी आपको मैपिंग में आपकी स्पेसिफिक नीड है वो पहले से बता देंगे, वो चीजें हम अपने कवर कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।